अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस वीडियो का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डायनामिक अरेज का टॉपिक। लेकिन इस नई चीज़ को सीखने से पहले हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखना होगा और वो ये है कि स्टैक और हीप जो है वो क्या चीज़ है और उनमें क्या फ़र्क है। पहले तो ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान मेमोरी टेम्पोरेली जो इस्तेमाल की जाती है प्रोग्राम के अंदर, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और दूसरी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो अगर आप प्रोग्राम बंद कर भी दें तब भी मेमोरी वो सेफ रहती है। जैसे कि आप तस्वीरें वगैरह डालते हैं, फाइल्स जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, रीड ओनली मेमोरी। समझिए बात। तो रैम और रोम, ये है फ़र्क। हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं, हम जो लोग वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, वो सेव होता है किसके अंदर, रैम के अंदर। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही चीज़ें जो पॉइंटर्स में हमने सीखी थी कि मेमोरी एड्रेस के अंदर इंटीजर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। अब जो रैम है ना, वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप। ठीक है। जो स्टैक होता है वो 5 to 10% रैम का हिस्सा होता है। बहुत बहुत छोटा हिस्सा होता है, टाइनी, बहुत छोटा सा रैम का हिस्सा होता है। ठीक है। स्टैक छोटे होने का फ़ायदा ही होता है कि वो स्टैक जो, उसमें कोई भी वेरिएबल्स वगैरह अगर आप सेव करें और बनाएं तो बहुत तेज़ी के साथ आप उससे काम कर सकते हैं। आप फटाफट बना सकते हैं और फटाफट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें छोटे वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर स्ट्रिंग्स वगैरह जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है। प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा इसके लिए काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्टैक जो है वो क्या है, बहुत छोटा सा रैम का हिस्सा है जहाँ वो स्टोर होता है। वो फटाफट प्रोसेसर देखकर डिलीट कर देता है या डीएलोकेट कर देता है। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो रैम का बड़ा हिस्सा यानी कि हीप है। ठीक हो गया। हीप जो है वो 95% ऑफ रैम कह लो, बहुत ज़्यादा रैम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये वो हीप है। और हीप के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो मतलब उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह अभी तक हमने बनाए वेरिएबल्स। ठीक है। हीप के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमें न्यू और डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है। हमें क्यों चाहिए कि हम हीप को इस्तेमाल करें, पहले तो ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हमें हीप तब चाहिए जब हम ऐसे डेटा के साथ काम करें कि जिसका साइज का हमें प्रॉपर इल्म नहीं कि कितना ज़्यादा साइज है। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हीप में जाहिर है बड़े वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने टेक्सचर्स के साथ काम करना हो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। आपने बड़ी बड़ी डेटा बेसिस और फाइल्स के साथ काम करना हो, तो ऐसे में हम हीप को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका मसला ये है कि हम इसको स्टैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रैम का हिस्सा है, बहुत बड़ा रैम, मतलब तकरीबन सारी रैम ही हीप है। ठीक हो गया। और प्रोसेसर अब सारे के सारे मेमोरी एड्रेसेस को देखें, डिलीट करे चीज़ों को, जब स्कोप ख़त्म हो तो वो बहुत हैवी हो जाता है। इसीलिए सी प्लस प्लस में ये कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी जो है मैन्युअली यूज़र ने मैनेज करनी है, प्रोग्रामर ने मैन्युअली जो है डीएलोकेट करना है मेमोरी को, डिलीट करना है मेमोरी को, और बनाना भी खुद ही है। जाहिर है बनाना वो तो स्टैक के लिए भी हम खुद ही बनाते हैं। डायनामिक अरेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इससे मुराद ये है कि हम, एक तो होता है ना कि हम अरे बनाते हैं एक साइज़ की, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम साइज़ मेंशन कर देते हैं कि जनाब अरे का 10 साइज़ है, अरे का 80 साइज़ है। ठीक है। जितना भी साइज़ हमने अरे का सेट करके उसके अंदर फिर वेरिएबल स्टोर कर दिए। ठीक है ना। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा डेटा चाहिए हो कि जिसका हमें साइज का इल्म ना हो, तो फिर हम कैसे शुरू में 10 20 जो भी लेंथ हम सेट करते हैं रेखा वो रखें। ठीक है ना। जाहिर है कि अब प्रोग्राम के चलने के दौरान हमने एक अरे बनानी है, उसका साइज जो है वो डिपेंड करेगा उस अनस्पेसिफाइड डेटा पर जो हम ले रहे हैं किसी किसी जगह से। ठीक है। फर्ज करें कि आपके पास एक फोल्डर है, उसमें ढेर सारी इमेजेस हैं। ठीक है ना। बहुत सारी इमेजेस हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो सारी इमेजेस जो है अपने प्रोग्राम जो हमारा है उसके अंदर डाल रहा है और उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है या कोई काम कर रहा है। ठीक है। अब इस केस में हम एक अरे नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब अरे इमेजेस इज इक्वल टू 100, इस तरह करके हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि वो 100 इमेजेस हो सकता है वो 200 हो सकता है वो 1000 हो सकता है वो 10 20 इमेजेस हो सिर्फ, और हम एम ही इतना ज़्यादा साइज डाल रहे हैं। तो ये वो केसेस होते हैं कि जहां हमें डायनामिक अरेज को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया सारे कॉन्सेप्चुअल बातें। अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ।
तो मैंने यहाँ कुछ कोड लिखा है और मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने मतलब एम ई ट्रू लिख दिया है, यहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए अभी मैंने सिर्फ ट्रू लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब ये जो नंबर है ये स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये हम स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे हैं और जाहिर है चूँकि ये इंट नंबर इज इक्वल टू 10 इफ कंडीशन के जो है ब्रैकेट्स के अंदर है, इफ फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक होगा, ये इधर तक, ठीक है। यहाँ तक स्कोप होगा, उसके बाद ये जो है नंबर डीएलोकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इसका स्कोप, क्योंकि यहाँ एंड होता है। और इसी तरीके से स्टैक काम करता है। हम नंबर को यहाँ कर सकते हैं सी आउट, लेकिन इससे बाहर नहीं सी आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा नंबर, और कंपाइलर को जाहिर है नहीं पता कि नंबर जो है वो क्या चीज़ है, तो वो कैसे उसको प्रिंट करे, ठीक है। अब यहाँ इंट नंबर बना, ठीक है, और यहाँ डिलीट हो गया, ये तो समझ आती है बात, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बनाता हूँ एक और इंटीजर, और वो होगा हीप के अंदर स्टोर, ठीक है। अब हम हीप वाला बनाने लगे हैं वेरिएबल, तो वो कैसे होगा हीप वाला वेरिएबल। हीप को इस्तेमाल करने के लिए हमें हमेशा पॉइंटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट एस्टरिस्क एच नंबर, मतलब हीप के अंदर मैंने स्टोर किया फर्ज करें नंबर, ठीक है। तो इसलिए मतलब हीप के अंदर ही इसको स्टोर करना है, तो इसलिए मैंने एच नंबर लिख दिया, हीप नंबर, ठीक है। एच नंबर इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू। अब टाइप लिखना है, किस टाइप का आप नया इंटीजर बना रहे हैं, मतलब नया तो नहीं है, आप किस टाइप का इंटीजर हीप के अंदर नया बना रहे हैं, समझिए बात। तो मैं लिख रहा हूँ न्यू इंट, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो उसकी आप डालना चाहते हैं, मैं 10 ही डालता हूँ, सेम जो नंबर की है, ठीक है। तो ये है हीप के अंदर स्टोर, यानी कि बड़ी वाली रैम के अंदर ये स्टोर है, ठीक है। अब ये जो है इसका स्कोप यहाँ खत्म हो जाएगा, हीप वेरिएबल का भी स्कोप यहाँ खत्म हो जाएगा। हम यहाँ इसको नहीं लिख सकते एच नंबर एंडर, क्यों? क्योंकि स्कोप खत्म हो गया ना। अब कंपाइलर को नहीं पता कि एच नंबर क्या है, हर वेरिएबल के साथ ये हिसाब होता है, बेशक वो स्टैक में हो, बेशक वो हीप में हो। लेकिन मसला ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच नंबर इज नॉट डी एलोकेटेड है, ठीक है। एच नंबर जो हमने बनाया वेरिएबल न्यू कीवर्ड से, वो यहाँ डी एलोकेट नहीं हुआ इसके स्कोप के एंड पर, ठीक है ना। और ये इसीलिए क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया, और न्यू कीवर्ड से मुराद है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये हीप में बने वेरिएबल, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको डीएलोकेट करने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट का कीवर्ड, डिलीट, उसके बाद वेरिएबल का नाम एच नंबर, ठीक है। तो यहाँ ये डी एलोकेट हो गया एच नंबर, ठीक है, यहाँ बना, यहाँ डी एलोकेट हो गया। अब फर्ज करें मैंने सी आउट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एच नंबर, ठीक है। अब इसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारे बल्कि कमेंट्स हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। ओके, ये ठीक है, यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, और इससे पहले मैंने सी आउट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद भी हम सी आउट करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट ये देखने के लिए कि वाकई काम कर रहे हैं नहीं। ऑलराइट, ये मैंने गलत कर दिया हमेशा की तरह। ये पॉइंटर है, जैसा कि हमने पहले बताया, ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस अपना शो कर रहा है, ठीक है। और वो दोनों केसेस में ज़ाहिर सेम है। डिलीट करने के बाद उसके अंदर पॉइंटर जो है, जो मेमोरी एड्रेस है, उसके अंदर का डेटा डिलीट हो गया, लेकिन मेमोरी एड्रेस तो सेम ही है, ठीक है ना। तो हमने डी रेफरेंस करना होगा पॉइंटर को। तो डी रेफरेंस करने के लिए हम एस्टेरिस्क लगाते हैं, और फिर हम इसको फिर से चलाते हैं सीरियल F5 से। और ज़रा गौर करें, गौर करें, गौर करें, यहाँ थी वैल्यू 10, ठीक है ना। ये सबसे पहले एच नंबर पे 10 हुआ, और दूसरे एच नंबर पे ये कैसी वैल्यू है, ये है गारबेज वैल्यू। गारबेज वैल्यू हमेशा तब आती है जब आप एक ऐसे मेमोरी एड्रेस की डी रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये गारबेज वैल्यू इसलिए दे रहा था। और इसके अंदर क्यों नहीं कोई डेटा, क्योंकि डिलीट से हमने इसके अंदर का मेमोरी डेटा जो भी था वो डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये लाजमी है कि हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करें डेटा को ख़त्म करने के लिए। अब मसला बताऊं क्या, यहाँ मसला ये है कि एच नंबर के अंदर का मेमोरी तो डिलीट कर दी, जो भी उसका डेटा था, यानी कि 10 इंटीजर हमने डिलीट कर दिया। लेकिन अब हमें
अब हम यहाँ नहीं बता सकते कि ये डिलीट है नहीं। अगर हमने गलती से आगे इस्तेमाल कर लिया वेरिएबल को तो हमें ये कैसे पता चलेगा? फर्ज करें बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आ गया, तो हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं और ये गलत है, तो हम ये कैसे पता करें? एच नंबर अब हाल ही है, इसको नहीं इस्तेमाल करना। उसका एक सोल्यूशन ये है जो कि हर बंदा यूज़ करता है, हर प्रोग्रामर सी प्लस प्लस का जहाँ तक मुझे समझ है इस्तेमाल करता है, वो है कि हम एच नंबर को नल कर दें, इज इक्वल टू NULL। नल मतलब एम्प्टी। अब ये जो मेमोरी एड्रेस था, ये एक मेमोरी एड्रेस था ना पॉइंटर का, अब वो नल है। तो नल का मतलब ये कि कहीं भी ये पॉइंट नहीं कर रहा कि जनाब मैं इस मेमोरी एड्रेस को देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं इफ एच नंबर इज इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल एक्चुअली, ठीक है। तो फिर एच नंबर को करो वरना ना करो, ठीक है, इससे हम बच जाएंगे मसले मसाइल से। अब लिहाजा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप डिलीट के साथ हमेशा नल इस्तेमाल करें, और जब भी आप न्यू को इस्तेमाल करें डिलीट कीवर्ड लाजमी लिखें। फर्ज करें आपने न्यू का कीवर्ड लिखा है लेकिन डिलीट का कीवर्ड नहीं लिखा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीक्स होंगी, ठीक है। ये छोटी मोटी है, इंटीजर वगैरह की मेमोरी लीक से कोई इतना ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बड़ी मेमोरी लीक हो तो उससे BSOD भी हो सकता है। अब ये BSOD क्या है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है ना। और ये एक बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप मेमोरी लीक्स करें तो। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप न्यू को इस्तेमाल करने के बाद डिलीट को ना लिखें। न्यू जब जहां भी आया न्यू, वहां लाजमी डिलीट आएगा, ठीक है ना। ये एक असूल है, इसको आप ध्यान में रखें। ये जो हीप वेरिएबल्स हैं, ये हर लाइब्रेरी, हर SDK या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कह लो, या फिर हर किस्म के टूल किट में आप इसको देखेंगे कि ये इस्तेमाल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी को इस्तेमाल करता है, ये बड़ी वाली मेमोरी को इस्तेमाल करता है। उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप रैम को एम तो नहीं खाली छोड़ना चाहते, उसको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना है। हमसे हमेशा स्टैक को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है रैम का, हमने उसके बड़े हिस्से को भी इस्तेमाल करना है, हीप, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मैं चूँकि गेम डेवलपर हूँ और C++ मतलब मैं करता रहता हूँ कोड, काफ़ी मैंने किया C++ कोडिंग, तो उसमें जो जब मैं गेम डेवलपमेंट की लाइब्रेरीज या SDK इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें हम टेक्सचर्स के साथ डीलिंग करते हैं, उसमें हम रेंडरिंग के साथ डीलिंग करते हैं, उसमें हम साउंड इफेक्ट्स के साथ डील करते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, मेगाबाइट्स में होती हैं फाइल, ठीक है ना। और मेगाबाइट्स की जब बात आती है तो स्टैक वहाँ नहीं काम करता। तो स्पेशली गेम डेवलपर्स जो C++ में डेवलप करते हैं गेम्स, उनके लिए तो ये बहुत आम चीज़ है कि उन्हें उस किस्म के हीप वेरिएबल्स के साथ डील करना होता है, ठीक है। और बड़ा डेटा जब भी हो वहाँ हीप वेरिएबल्स आप देखेंगे, और हीप वेरिएबल्स अच्छे होते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इनको स्टैक के बजाय नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ स्टैक के वेरिएबल्स। अब सवाल ही पैदा होता है कि स्टैक के वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं और हीप के वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं। जो स्टैक के वेरिएबल्स है वो तब इस्तेमाल करें जब आपने कोई टेम्पोरेरी कोई वेरिएबल्स बनाना, ठीक है ना, कोई मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी स्कोप बहुत कम है, ठीक है ना। तो वहाँ बेहतर है कि आप हीप की बजाय स्टैक को इस्तेमाल करें, ठीक है। स्टैक से मुराद है कि सादा वेरिएबल इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और अच्छा, अभी मुझे एक और देर में पॉइंट आया, वो ये है कि अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये हीप में ही जाता है, ठीक है ना। ये हीप का ही वेरिएबल है, ये मतलब स्टैक का वेरिएबल नहीं। तो एक अच्छी बात है कि अगर आपने हीप का वेरिएबल बनाना है तो आप ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल है ना, ये बाहर आ गया तो ग्लोबल है, ठीक है ना। इंट मेन से बाहर, ब्रैकेट से बाहर कोई भी वेरिएबल बनाओ वो ग्लोबल है, सीधी सी बात। खैर ये तो मैंने बात की है हीप वेरिएबल्स की, हमने डायनामिक अरेज की तो भी बात हाथ भी नहीं लगाई, जो कि टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो डायनामिक अरेज जो है वो किस तरह से बनानी है? सीधी सी बात है, इंट एस्टरिस्क नंबर अरे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। अब हमें पता है कि पॉइंटर अरे एक ही चीज़ है, तो ये तो मतलब कोई ऐसी सच बात नहीं है, हमें यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बजाय कि हम ब्रैकेट यहाँ लगाएं और कुछ उटपटंग काम करें, ठीक है ना। इंट एस्ट्रिस नंबर अरे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लिखना है इसके अंदर कि कितने नंबर्स आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ 20, ठीक है। और फिर हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर
नंबर्स लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। ये 20 तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लिख देते हैं, ओके। तो 5 वेरिएबल्स हैं, इस तरह से हमने अरे बना ली, डायनेमिक अरे। अब इसके साथ हमने डिलीट कैसे इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। अरे को डिलीट करने के लिए हमें डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है, और उसके बाद हमने नंबर अरे जो नाम है वो लिखना होता है। इस तरह से हम डिलीट करते हैं हीप अरे के वेरिएबल को। हीप अरे को फंक्शन में इस्तेमाल करने का वही सेम तरीका है जो अरे का है, ठीक है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, कॉल अरे इस्तेमाल की, अरे और साइज का पैरामीटर्स डाले और फिर उनके साथ यहाँ प्रोसेस किया, और इस तरह से हमने कॉल अरे नीचे की और नंबर अरे को डाला और साइज भी डाल दिया। और ये आप देख सकते हैं डिलीट न्यू के साथ लाजमी होता है, ठीक है। ये मैं बार बार बताऊंगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और फिर उनके प्रोग्राम्स के अंदर मेमोरी लीक्स होते हैं ढेर सारे। न्यू के साथ डिलीट लाजमी है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रख लें, अगर नहीं रखा तो खैर। अब असल सवाल ये है कि किस तरह से ये डायनेमिक है। इसको हम डायनेमिक अरे क्यों कहते हैं? हम एक दफ़ा 5 लिखते हैं और फिर ये 5 ही रहता है, तो इसमें और अरे में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अब मैं बनाने लगा हूँ सादी अरे, ठीक है। इंट अरे इज इक्वल टू राइट, सादी अरे बनानी थी भाई, ठीक है। अब लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी है यार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, एक अरे बना दी, ठीक है ना। इसको ना देखें कि नंबर की सीक्वेंस कैसी है, ठीक है। अब मैं वेरिएबल एक बनाने लगा ऊपर। फर्ज करें हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि वेरिएबल जो है कि फर्ज करें हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि कितना साइज चाहिए हमें अरे का, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट साइज ऑफ अरे रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने कुछ कैलकुलेशंस करके एक वेरिएबल मिला है जो हमें बता रहा है साइज इज इक्वल टू 10, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमें साइज मिल गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ साइज, जाहिर है क्योंकि अरे का साइज वही होगा जो ये साइज है। तो यहाँ मैंने साइज लिखा और यहाँ मैंने साइज लिखा, मैं दोनों तरफ साइज लिख रहा हूँ। फर्स्ट करें 5 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है इंट अरे साइज में एरर क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि साइज है वो कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट क्यों होगा भाई? साइज हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं साइज को, तो ये कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। अगर मैं लिख दूँ कॉन्स्ट इंट साइज, ठीक है ना, और मैं सेव करूँ तो ये देखें इसका एरर खत्म हो गया, ठीक है ना, इंट अरे साइज का। और वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। लेकिन जब हम इसको कांस्टेंट सेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेट करके कोई मुख्तलिफ साइज तो इसका सेट नहीं कर सकते। हम इसका एक ही साइज सेट कर सकते हैं जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट पर सेट कर रहे हैं। वो फर्ज करें 5 हो, वो फर्ज करें 10 हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम 5 पर ही अटके रहेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर फर्ज करो मैं बाहर से लेके आया था 5 फाइल्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ मतलब 5 है, ठीक है ना, सेट हो गया 5 और ये चल गया क्योंकि कांस्टेंट है ना। लेकिन फर्ज करो इस दफ़ा फाइल्स 5 की बजाय 10 फाइल्स है जिसके साथ प्रोग्राम ने डील करना है, और अब इसका हम जो है साइज नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो इसका कोई हल नहीं है। ये है कि फाइल ले आए हो और जनाब आप प्रोग्राम का कोड खोल कर यह 10 कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप अगर किसी क्लाइंट या कस्टमर को अपना प्रोग्राम बनाकर दे रहे हो तो आप उसको कोड तो नहीं दोगे, आप उसको सिर्फ प्रोग्राम दोगे ना, अपना प्रोग्राम दोगे। तो ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम नहीं बन रहा है इससे। फाइल्स अगर 5 6 7 अगर डिफरेंट नंबर्स की हो तो उसके साथ ये प्रॉपरली डील नहीं कर पाएगा प्रोग्राम। तो उसको डील करने के लिए हम जो है देखें, हम जो है कांस्टेंट की बजाय एक सिंपल इंटीजर बना रहे हैं, ठीक है। और हम इस साइज को फिर हम डाल रहे हैं अरे बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो सादी अरे है ये इस तरह काम नहीं करती। ये कहती है कि जनाब साइज जो भी आप यहाँ डाल रहे हो ना इन डबल ब्रैकेट्स के दरमियान, वो लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सादी अरे में लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। जाहिर है अब ये सादा नंबर जो है ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी ना, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं 1 2 3 5 6 ये भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये लिटरल्स हैं, कांस्टेंट्स, जो भी आप इनको कहना चाहें। तो कांस्टेंट्स के साथ अरे चलता है, कांस्टेंट्स के बगैर नहीं चलता।
तो ये बड़ा मसला है, इसलिए हम इसको डायनेमिक अरे का नाम देते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल है इन साइज, और यहाँ साइज आराम से आ गया। इसने कोई कंप्लेन नहीं की कि भाई ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि हाँ ये सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी डायनेमिक अरे के टॉपिक की। मैं थोड़ा तेज़ी के साथ समझाया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है और मुझे लगता है इस पर मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायनेमिक अरेज की ज़रा भी समझ आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ प्रोग्रामर चीमा के चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और खुश रहें। इसी तरह आप कोडिंग सीखते रहें, इसी तरह आप C++ सीखते रहें। इंशाल्लाह आप एक दिन सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।